सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों और मैत्रिण। हम आज आपण आज शाळा बंद आणि शिक्षण चालू या उपक्रमाअंतर्गत आज हिंदीचा पाठ बघणार आहोत। तर आपल्या या महानगरपालिकेच्या उपक्रमानुसार आपल्याला या संधीचा फायदा करून घ्यायचा आहे। आपलं शिक्षण बंद नाहीये, शाळा बंद असली तरी, तर आपण सर्वांनी या उपक्रमात सहभागी होऊन त्याचा फायदा घेऊया। ओके, तो आज हम हिंदी का पाठ देखने वाले हैं। हमारे 8वीं कक्षा का पाठ है, उसका नाम है पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम ये नाम सुनते ही आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि विश्राम तो हमने सुना है, लेकिन पूर्ण क्या है? तो ये लेखक जो है सत्यकाम विद्यालंकार, इनका जो लेखन शैली का प्रकार है वो व्यंग्यात्मक है। तो उन्होंने पूर्ण विश्राम कहा है, विश्राम के आगे उन्होंने पूर्ण लगाया है। तो अभी हम लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार, इनका जन्म 1935 लाहौर में हुआ है, 35 में। और ये अच्छे संपादक, लेखक और कवि है। इनका लेखन सरल, सुबोध और भाषा रोचक रहती है, बोधगम्य शैली है। ये इनके लेखन की विशेषता है। और एक विशेषता है कि इनका लेखन व्यावहारिक रहता है। इन्होंने व्यक्तित्व, चरित्र निर्माण, इन पर बहुत सारे लेखन किए हैं। स्वतंत्रता प्रमुख कृतियां है स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी आदि महान हस्तियों के जीवन पर इन्होंने चरित्र लेखन किया है। ऐसे महान लेखक है, कहानीकार है। अभी जो आज हम पाठ देखने वाले हैं उसके बारे में जो है वह क्या है कि ये एक प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी है, और इसके माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। आप भी जानते हो बच्चों कि हमें बहुत सारी भागदौड़ होती है, हम शहर में रहते हैं तो ठीक से आराम नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह लेखक को भी बहुत मुश्किल से आराम करने का था, लेकिन वह कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। वह कैसे नहीं कर पाते हैं, यह हमें इस पाठ में देखना है। क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें तो हमारी घरेलू उलझनों को याद करके हम बेचैन हो जाते हैं। तो चलो आज हम देखेंगे पूर्ण विश्राम। लेखक का नाम है सत्यकाम विद्यालंकार। आपको पाठ पढ़ना है मन में। मैं पढ़ूंगी और कोई कठिनाई होगी तो उसका स्पष्टीकरण दूंगी। ठीक है बच्चों? और आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आगे हमें प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो अभी मैं पाठ को पढ़ने के लिए शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी।
फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हो वह क्या है, कोई बताएगा? ये बीपी चेक करने का यंत्र है। इससे पता चलता है कि आपका बीपी बढ़ गया है, नहीं, कैसा है। तो डॉक्टर को पता चल गया था कि इनका बीपी नॉर्मल है। फिर डॉक्टर के ध्यान में आया कि आराम की जरूरत है। अभी तो कोविड-19 में भी एक उपाय सुझाया गया है कि आराम करना है, खाने पीने में ध्यान रखना ही है, हाथ धोना ही है बार बार, लेकिन उसके साथ हमें आराम की भी आवश्यकता है। तो हमें सबको आराम भी करना चाहिए। विश्राम मतलब आराम, और प्रसन्न, आनंदित। तो हम आगे चलते हैं। अभी वो घर आए हैं, तो घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूह की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। अभी देखो, ये जो पत्नी है लेखक की, उनको जाने की एक्साइटमेंट है, जूहू पे जाने का है, उन्हें चांदनी रात का मजा भी पाने का है। तो उन्होंने तैयारी शुरू की थी। कितने बजे उठी है? 2 बजे। और सब नोट करने लगी। नोट मतलब सूची। हमें भी कहीं जाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या लेना है उसकी सब सूची निकालते हैं और हमारी तैयारी होती है। इसी प्रकार ये देखो, यहाँ चित्र दिया है। आप तो जूहू गए होंगे, कोई कोई नहीं गए होंगे तो आगे भी जाएंगे, लेकिन जूहू में पानी का हमें ध्यान रखना है। समुंदर है, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। तो जूहू का आनंद भी आप आगे जाकर ले सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षितता का ध्यान रख के। समझ में आया? तो इस प्रकार उनकी तैयारी शुरू हो गई है। चलो आगे देखते हैं थोड़ा। यहाँ देखो जूहू का आनंद कैसे लेते हैं लोग। कितना समुद्र है, पानी है, सब वहाँ इधर उधर जा रहे हैं आनंद से। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चटकनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगुनी हो गई थी। बच्चों, मैं यहाँ कोई कोई शब्द जो है वह कैसे पढ़ती है वह भी आपको ध्यान रखना है। देखो, मैंने लाते लाते धीरे से पढ़ा है, तो और किसी के मुंह के शब्द है वह किस तरह पढ़ने हैं, अपसरण चिन्ह वगैरह, इसका सब हमें ध्यान रखना है पढ़ते वक्त। तो आपको सूची मतलब नोट, और यहाँ जो सूची दी है
उससे ए साहब लेखक परेशान हो गए, बाप रे, ऐसा कहते ना हम, तो ऐसी हालत इनकी हो गई है। और एक रह गया मिस्त्री का अर्थ, यहाँ मिस्त्री शब्द था, तो मिस्त्री मतलब हमारी जो दरवाजे खिड़कियां बनाते हैं ना, उनको मिस्त्री कहते हैं। यहाँ देखो, ये चित्र में पत्नी ने जो चीजें लाने के लिए कही थी मोटार की, वह दिखाई गई है। ये यहाँ रबड़ सॉल्यूशन है, ये ऑयल है, ट्यूब है और पंप है हवा भरने का। अभी देखो इनकी हालत कैसे हो गई है, दिन भर भाग दौड़ के आए हैं तो बहुत थक गए हैं। फिर उनकी ये हालत देखकर रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने उन्हें आश्वासन दिया, मतलब ऐसा एहसास दिलाया कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी, क्योंकि उन्हें विश्राम के लिए जाना है और अभी बीमारी के लिए आराम करने जाना था, और दिन भर भागा दौड़ करके उन्हें बहुत थकावट हो रही थी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी और घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटार का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। तो देखो यहाँ कोई शब्द है मुआयना, वह आपको नया शब्द है। मुआयना का मतलब है निरीक्षण, और घुंडी तो मालूम है आपको, चाबी घुमाकर अलार्म लगा देते हैं। थकावट बहुत ही मेहनत होने से उन्हें आई है। आगे देखेंगे। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। यहाँ देखो चरम एक शब्द नया आया है। चरम का मतलब है अंतिम। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वो लोग उठे हैं, और आपको स्टोव तो मालूम रहेगा ना, तो स्टोव को यहाँ से हवा भरी जाती है, यहाँ पंप रहता है और हवा भर के वो चलाया जाता है, केरोसिन से वो चलता है। तो उसमें हवा भरते थे लेकिन वो नहीं चल पाता था। आखिर दोकली करने में उनका आधा घंटा चला गया और चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया मतलब आपको मालूम है, कौन बोलेगा स्थगित कर दिया? स्थगित मतलब रद्द किया, और हम दत्त चित्त हो तैयारी में जुट गए। दत्त चित्त मतलब बहुत शांति से उन्होंने, अभी जाने दो कि नहीं है अभी तैयारी तो क्या करेंगे, नहीं है चाय, तो दत्त चित्त से तैयारी में जुट जाना। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। नेपोलियन योद्धा है, और युद्ध में जाने के लिए आपको तो मालूम है बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो लेखक हास्य से कहते हैं, व्यंग से कह रहे हैं कि नेपोलियन की भी जितनी तैयारी नहीं थी उतनी हमने की होगी। उसके आगे कहते हैं लेखक कि ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। बच्चों देखो,
सहयोग भावना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भी सहयोग भावना होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं और ये लेखक जो है सहयोग भावना पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ हमें इस पैराग्राफ में धोकनी एक शब्द आया, तो धोकनी का शब्द अर्थ है हवा भरना। चरम का मैंने तो बता ही दिया है, सहयोग और सहयोग सहकार्य। इसके आगे देखेंगे अभी। हमारे जीवन का मूल मंत्र है सहयोग भावना, लेखक के जीवन का मूल मंत्र है। ध्यान में आया है बच्चों? क्या है जीवन का मूल मंत्र? सहयोग भावना। अभी लेखक ने सहयोग का विश्लेषण किया है आगे। सहयोग मतलब मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। मन तो मालूम है, हम अगर मन से किसी को मदद करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। अगर आपका मन तैयार नहीं है तो अच्छे से मदद नहीं कर पाते हम, और उस मतलब कि सहयोग नहीं हो पाता हमारा उनको। और वचन, आश्वासन, अगर हम आश्वासन दे किसी को तो क्या होता है, हमें कितनी भी तकलीफें क्यों न हो, हम उनको मदद करेंगे ही। और तीसरा है कर्म। कर्म का मतलब है हम जो कार्य करते हैं तो हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, सबको सहयोग हमसे होना चाहिए, सब काम में हम आगे होने चाहिए, इस प्रकार। और किसी को भी मदद करनी आवश्यक है, यह बात हमें भी सीख लेनी चाहिए। बराबर है ना? हमें जो ये पाठ देते हैं उनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। तो यहाँ हमें भी सीखना है कि मन, वचन और कर्म, इन तीनों से सहयोग होता है। जीवन का ये मूल मंत्र मुझे भूला न था, ये लेखक के जीवन का मूल मंत्र है, अच्छा मूल मंत्र है। तो ये भूल नहीं पाते थे ये मंत्र को। तो उसके आगे क्या है कि श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मतलब पत्नी उनको कुछ कहती रही और वो उनकी सूचनाओं के पालन करते रहे। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। पुड़िया मतलब जो हम सामान लेते हैं, और डॉक्टर की दवाइयों को भी पुड़िया कहते हैं हम। तो मिर्ची का अचार भी श्रीमान जी को चाहिए। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबन न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। अब देखो, दोनों में संवाद हुआ है, सहयोग भावना हुई है। ये तुम लेना, ये एक दूसरे को याद दिला रहे हैं, और सब आवश्यक सामान, बहुत सारा सामान वो ले रहे थे याद करके करके। यहाँ जो चित्र है अखबार, और ये गुलबंद है, मफलर, हम उसे मराठी में मफलर कहते हैं। और सर्द का मतलब आप जानते हो, बहुत ठंडी हवा। तो उसके आगे पत्नी ने कहा, गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। गुलबंद लेना ही है मुझे, पर लेकिन तुम अगर बेदिंग सूट भूल गए, बाथिंग का
ड्रेस, तो आपका नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। गजब का मतलब क्या है, कोई बता सकता है बच्चों? गजब, क्या गजब हो गया, कोई बताएगा? ओके, गजब का मतलब है आश्चर्य। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पर लिफाफे भी रख लेना। नोट पेपर और लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। देखो, ये लोग 2 दिन के लिए जुहू जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? आराम करने के लिए। लेकिन वहां उन्हें क्या क्या चाहिए? नोट पेपर चाहिए, लिफाफे चाहिए, राइटिंग पैड भी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। राइटिंग पैड का क्या करोगी? लेखक ने पत्नी को पूछा है। कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता। देखो, इस पत्नी को, श्रीमती जी को अपनी माँ को जवाब देना है, तो वहां जब विश्राम करेगी तो वह चिट्ठियां लिखते बैठने वाली है, क्योंकि उन्हें घर में वक्त नहीं मिलता। और जो आराम का वक्त है वहां भी वह चिट्ठी लिखना चाहती है। और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? बराबर है ना कि चिट्ठी लिखना है तो पहली जो चिट्ठी आती है उसका संदर्भ होना चाहिए। तो वह अपने पति से कहती है कि वह चिट्ठियां भी रख लेना। तो अभी ये चिट्ठियां भी लेकर जाने वाले है। धरा रह जाना का मतलब है रद्द होना। आगे देखेंगे। और सुनो, बिजली के बिल, बीमा के नोटिस आ पड़े हैं। देखो, बाकी सारा सामान कम पड़ा है, अभी याद आया है कि बिजली का बिल का भुगतान करना है। बीमा की नोटिस आई है और वह भी डाल देना, ऐसा कहा है। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया। इसलिए कहती हूँ, छतरी भी रख लेना। उनको एक दूसरे की फिक्र है। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। वहां बहुत करारी धूप पड़ती है। दोपहर के वक्त बहुत धूप रहेगी, तो इसकी वजह से स्किन को कुछ तकलीफ न हो, इसलिए ये सनस्क्रीन भी लेकर जाना चाहते हैं। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था। इसलिए बहुत घबराई हुई थी। देखो, इतना सारा सामान लिया है, कैंची, ब्रश, कागज, नोटपैड वगैरह, लेकिन अभी किस बात से घबरा गई? नेल कटर, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। ये लेखक ने उनसे कहा है कि अभी इतनी सब चीजें ली है तो वो तो रख लो, नेल कटर नहीं मिलता है तो ठीक है। तो ये सारे चित्र है जो उन्हें अपने साथ लेके जाने वाली चीजें है। नेल कटर है, उसमें सनस्क्रीन है, रबर कैंप है, छतरी है, छाता और चश्मा भी है, धूप का चश्मा।
इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था। लेखक उनके खुद के लिए अखबार और कुछ किताबें थैले में भर रहे थे, जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी। लेखक है तो उनको समालोचना मतलब समीक्षण करना है, तो उन्होंने वह किताबें समीक्षण करने के लिए, विवरण करने के लिए, अच्छा बुरा कुछ अपने विचार उसमें करने के लिए वह किताबें अपने साथ ली और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। 3 किताबें थैले में झोंक ली, भर ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी, तो इन्होंने ये भी सामान अपने साथ लिया है, समालोचन मतलब समीक्षण, और ये थैली भी उन्होंने भरी है अपने साथ। अभी इनकी सब तैयारी हो गई, जूह पर वह निकल पड़े। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जूह पहुंचे। इतनी सब तैयारी करके एक बार वह जूह पर पहुंच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। 5-7 मिनट मतलब वो उनका आगमन हुआ है अभी जूह पे। शायद जूह लेखक को बहुत अच्छी जगह लगती है, इसलिए उन्होंने जूह चुना है विश्राम के लिए। तो 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे, मतलब वो उसमें धुन थे, मग्न थे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। ये देखो, हाँ, वह नहाने चल पड़े हैं और बाकी के लोग भी नहा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो एक ऊंची लहर आई और उनमें उनको ढक दिया। मतलब जब भी लहर आती है तो हम उसमें अंदर जाते हैं और फिर वो लहर निकल जाती है और तब बहुत ही मजा आता है। लहर की उस थप्पड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? देखो, अभी वो मजे ले रहे थे समुद्र में, लेकिन जैसे कि वह लहर उनके सर पर से गुजर गई, मस्तिष्क पर से, तो उनको कुछ याद आ गया। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो बहुत घबरा गई, क्योंकि अभी उनको याद आ रहा था ना कि अरे बाप रे, मेरे घर की खिड़की खुली है बरामदे की, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, चोर लुटेरे घुस सकते हैं घर में, घर के अंदर, और बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। यह सोचकर वह घबरा गई और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। बच्चों, चेहरे का रंग पीला पड़ जाना मतलब क्या है? रंग पीला पड़ गया मतलब घबरा गई है। तो मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन बात चिंताओं को। लेखक को ऐसा लगा कि नहीं, अभी हम यहाँ
मजे करने के लिए आए, विश्राम करने के लिए आए, तो ये चिंता क्यों करना है? जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। देखो, उनको बहुत चिंता होने लगी। लेखक ने कहा कि अब छोड़ो इस चिंताओं को, फिर भी पत्नी नहीं मानी। उनको बहुत टेंशन हो गई और उनकी आंखें बहने लगी। समुद्र समुद्र ही बह पड़ा, मतलब बहुत रोने लगी। हमें वो लहर देखनी है बच्चों। देखो कैसे लहर आती है। आप भी कभी कभी जाते हो, बराबर है ना? तो सावधानी से वहां हमें जाना है। तो आगे देखेंगे कि उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। विचरते रहना का मतलब है मजा लेते रहना, आनंद से घूमना। और रंग पीला पड़ना, बहुत घबराना। अभी यहाँ जो मैंने शब्द लिखे हैं वह आपको याद रखने हैं, हम आगे देखेंगे। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। देखो, ये 2 दिन के लिए विश्राम के लिए आए हैं और अभी आते ही उनको चिंता ने ग्रासित कर दिया। चिंता होने लगी घर की। जिस धड़कन का इलाज करने को जू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी, क्योंकि लेखक को भी याद नहीं आ रहा था कि ठीक से बंद की है कि नहीं चटकनिया। चटकनिया मतलब खिड़की की कड़ी, खिड़कीची कड़ी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। देखो, अभी वो लोग वहां ठहरे नहीं है, चट से चल दिए वहां से। मोटर में बैठ गए। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। रफ्तार मतलब तेजी से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। वह घर के लिए वापस चल पड़े हैं। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदसूर लगी थी। बदसूर मतलब ठीक ठाक से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सब ठीक ठाक था। मैंने वह लगाई थी, लेकिन लगाकर ये भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी। अब इस नतीजे का क्या हुआ कि श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मतलब लेने के देने पड़ गए। मराठी में कहते हैं करायला गेलो एक आणि झालं भलतच, तशी अवस्था लेखकांची झालेली आहे। तो इनकी धड़कन बढ़ गई है और अब श्रीमती जी की भी दिल की धड़कन बढ़ गई है। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम, पूर्ण निरोग, जो जिस बात के लिए वो गए थे। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। इस प्रकार मित्रों, हमें भी याद रखना है कि हम जिस काम को करेंगे वो हमें ठीक से करना चाहिए। अगर ऐसी गड़बड़ की तो हमारा काम बिगड़ सकता है। यह हमें इस बात से सीख मिलती है। कितनी सारी तैयारी करके वो लोग गए और सब बेकार हुआ। तो हमें इससे यह सीख लेनी है कि जो काम करना है वह ठीक ढंग से याद करके करना है। समझ में आया? रफ्तार तेज और नतीजा का अंजाम। इस प्रकार हमारा यह पाठ यहाँ
पूर्ण मतलब पढ़ के पूर्ण हुआ है, लेकिन अभी हमने जो पाठ पढ़ा है उस जू का थोड़ी चित्र देखेंगे और बाद में हमें याद करना है कि हमने क्या क्या देखा है इस पाठ में। देखो, देखा? चलो, तो अभी मैं प्रश्न पूछूंगी, आपको जवाब देने हैं। थोड़ा सा आनंद लिया हमने जू का। पूर्ण विश्राम एक कहानी के लेखक कौन है बच्चों? उत्तर दीजिए। लेखक का नाम क्या है? हाँ मयूर बोल। मयूर हात वर केलाय, बोल मयूर। मयूर आवाज येत नाही, तुझं अनम्यूट कर। ओके, लेखक का नाम कोई दे सकता? सत्यकाम विद्यालंकार। अभी हमारा आगे का प्रश्न है, लेखक को डॉक्टर ने क्या सलाह दी? कोई बताएगा? लेखक को डॉक्टर ने क्या सलाह दी? पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। प्लीज बोलिए। और क्या कहा है? बाहर हो आइए। आप अनम्यूट हो जाओ बच्चों। ओके, ओके। लेखक को डॉक्टर ने क्या सलाह दी, बोलिए। अभी अनम्यूट हो गए ना? हाँ, आवाज करो। लेखक को डॉक्टर ने क्या सलाह दी है? पूर्ण विश्राम करने के लिए। अनम्यूट करो ना। और बाहर हो आइए। हाँ, बाहर हो आइए। पूर्ण विश्राम करने लेखक कहाँ पर जाना चाहते थे? बोलिए बच्चों। कौन सी जगह चुनी है उन्होंने? हमने बार बार पाठ में बोला है वह जगह का नाम, तो आपको याद तो आए। जुहू। जुहू बराबर है। सहयोग के बारे में लेखक के क्या विचार है? सहयोग होना चाहिए कि नहीं? यश, अनीता बोलिए। आदित्य अनम्यूट करो। तो सहयोग, हाँ हाँ मैडम सहयोग होना चाहिए। हाँ, सहयोग होना चाहिए। और 3 विशेषताएं क्या है सहयोग की? मन, सहयोग की विशेषता क्या बताइए लेखक ने? मूल मंत्र है, जीवन का मूल मंत्र है उनके सहयोग का, वह क्या है? सहयोग का मूल मंत्र मन, वचन,
और कर्म। लेखक के जीवन का मूल मंत्र सहयोग है, बराबर है। तो लेखक पूर्ण विश्राम में क्यों सफल नहीं रहे? आगे का प्रश्न है, सफल क्यों नहीं हो पाए? प्रियंका बोलिए। प्रियंका अनम्यूट कर लेना। मुलांना अनम्यूट कर। ओके, हाँ आप चार्ट कर रहे हैं। ओके ठीक है। तो इस प्रकार लेखक जू पर पहुंचे और आगे उनको बहुत सारी तकलीफें पाकर वापस लौटना पड़ा है। इसके हम अपने किताब में जो स्वाध्याय है उसमें संजाल पूर्ण करो है। देखो, गैरेज में पत्नी ने 4 वस्तुएं लाने के लिए बोली थी, वह कौन सी है? वह कौन सी है? बोलिए। अनम्यूट हो जाओ ना बच्चों। हाँ रितेश बोल। रितेश ने हात वर केलाय। हाँ ओके, रितेश को आंसर आ रहा है, बराबर। ओ म्यूट है। ओके सर, अनम्यूट होत नहीं है कि जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। तो वस्तुएं तो बहुत सारी है, नोटपैड, पेपर और कतरने, अखबार, यह सब आपको यहाँ इस तालिका में लिखनी है और मुझे भेजनी है। उसके आगे एक है कि पर्यायवाची शब्द। अभी ऐनक, ऐनक के लिए दूसरा शब्द क्या है? चश्मा। रात के लिए निशा। अखबार बोलिए। दैनिक पेपर। हाँ, समाचार पत्र भी कहते हैं उनको। और घर के लिए दूसरा शब्द गृह, सदन। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूर्ण विश्राम यहाँ पूर्ण होता है। और आगे जो पत्र लेखन है वह हम आगे देखेंगे, क्योंकि पत्र लेखन के बारे में बहुत सारा विवरण देना चाहिए, वह मैं आपको बाद में दूंगी। धन्यवाद।